एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को राज्य के अंधों की सूची लाने का आदेश दिया। एक दिन में ये कार्य असंभव था, इसलिए बीरबल ने अकबर से 1 सप्ताह का समय मांग लिया। अगले दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। वह एक थैला लेकर नगर के हाट बाजार में गया और बीचों बीच एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने अपने थैले से जूता निकला और उसे सिलने लगा। आते जाते लोगों ने जब बीरबल को जूता सिलते हुए देखा तो हैरत में पड़ गए। बादशाह अकबर के सलाहकार और राज्य के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति के बीच बाजार बैठकर जूते सिलने की बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। कई लोगों से रहा नहीं गया और वे बीरबल से पूछ ही बैठे, महाशय, ये आप क्या कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब देने के बजाय बीरबल ने अपने थैले में से एक कागज निकाला और उसमें कुछ लिखने लगा। इसी तरह दिन गुजरते रहे और बीरबल का बीच बाजार बैठकर जूते सिलने का सिलसिला जारी रहा। ये आप क्या कर रहे हैं? जब भी ये सवाल पूछा जाता वह कागज पर कुछ लिखने लगता। धीरे धीरे पूरे नगर में ये बात फैल गई कि बीरबल पागल हो गया है। एक दिन बादशाह अकबर का काफिला उसी बाजार से निकला। जूते सिलते हुए बीरबल पर जब अकबर की दृष्टि पड़ी तो वे बीरबल के पास पहुंचे और सवाल किया, बीरबल, ये क्या कर रहे हो? बीरबल अकबर के सवाल का जवाब देने के बजाय कागज पर कुछ लिखने लगा। ये देख अकबर नाराज हो गए और अपने सैनिकों से बोले, बीरबल को पकड़कर दरबार ले चलो। दरबार में सैनिकों ने बीरबल को अकबर के सामने पेश किया। अकबर बीरबल से बोले, पूरे नगर में ये बात फैली हुई है कि तुम पागल हो गए हो। आज तो हमने भी देख दिया। क्या हो गया है तुम्हें? जवाब में बीरबल ने एक सूची अकबर की ओर बढ़ा दी। अकबर हैरत से उस सूची को देखने लगे। तब बीरबल बोला, जहांपनाह, आपके आदेश अनुसार राज्य के अंधों की सूची तैयार है। आज हफ्ते का आखिरी दिन है और मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। सूची काफी लंबी थी। अकबर सूची लेकर उसमें लिखे नाम पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते जब वे सूची के अंत में पहुंचे तो वहां अपना नाम लिखा हुआ पाया। फिर क्या? वे बौखला गए। बीरबल, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमारा नाम इस सूची में डालने की? अकबर बीरबल पर बिफरने लगे। गुस्सा शांत करें हुजूर, मैं सब बता रहा हूं, कहकर बीरबल बताने लगा, बादशाह सलामत। पिछले 1 सप्ताह से मैं रोज बीच बाजार जाकर जूते सिल रहा था। मेरे क्रियाकलाप हर आते जाते व्यक्ति को नजर आ रहे थे। इस पर भी वे आकर मुझसे पूछते कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं उनका नाम अंधों की सूची में डाल देता। सब आंखें होते हुए भी अंधे थे हुजूर। गुस्ताखी माफ हुजूर, ये सवाल आपने भी किया था, इसलिए आपका नाम भी इस सूची में है। अब अकबर क्या कहते? वे निरुत्तर हो गए। कहानी 2। एक दिन दिल्ली का कोतवाल 2 आदमियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह के पूछने पर उसने बताया, जहांपनाह, ये दोनों आदमी आपस में लड़ रहे थे। काजी जी इन दोनों के झगड़े को फैसला नहीं कर पाए हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। बादशाह को बताया गया कि ये दोनों व्यापारी हैं। बादशाह ने दोनों को देखा और उनसे झगड़े का कारण पूछा। उनमें से एक ने बताया, जहांपनाह, मैं एक सौदागर हूँ। मेरा नाम शेरली है। मैं 5 साल से ज्यादा समय से दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में आने से पहले मैं अफगानिस्तान में था। वहाँ यह आदमी मेरा गुलाम था। आज मैंने इसे दिल्ली में देखा तो पकड़ लिया। यह सुनकर दूसरा व्यापारी बीच में ही बोल पड़ा, जहांपनाह, यह आदमी झूठा है। इसका नाम शेरली नहीं है। इसका नाम नसीबा है। यह मेरा गुलाम था। 6 साल की तलाश के बाद आज दिल्ली में मिला है। इस पर शेरली बोला, जहांपनाह, नसीबा तो यह है। मेरा गुलाम था यह। मैं गवाह पेश कर सकता हूँ। वे साबित कर देंगे कि मैं ही शेरली हूँ। हो सकता है जब से तुम मेरी रकम लेकर गायब हुए हो तुमने अपना नाम शेरली रख लिया हो। यह सुनकर दोनों वहीं झगड़ने लगे। एक ने कहा, तुम्हारी यह मजाल कि मुझे नसीब कहो। दूसरा बोला, अपने मालिक के सामने तुम्हारी यह जुर्रत।
बादशाह ने दोनों को शांत किया और आदेश दिया कि तुम दोनों का फैसला बीरबल करेंगे। बीरबल अपने आसन से उठे और उन दोनों के पास आए। उन्होंने दोनों की आंखों में आंखें डालकर देखा। दोनों चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद बीरबल ने कहा, तुम दोनों पेट के बल फर्श पर लेट जाओ। मैं आंखें बंद करके ध्यान लगाऊंगा और यह पहचान लूंगा कि झूठा कौन है। दोनों व्यापारी पेट के बल जमीन पर लेट गए। बीरबल ने एकाएक अपनी आंखें खोली और बोले, मुझे झूठे आदमी का पता चल गया है, जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद अपने कुल्हाड़े के साथ दरबार में हाजिर हुआ। देखते ही बीरबल ने आदेश दिया, उड़ा दो गुलाम का सिर। जल्लाद के कुल्हाड़ा उठाते ही दिल्ली का सौदागर उछलकर बैठ गया। वह गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मेरी जान बख्शी जाए। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी से अपराधी पकड़ा गया। नकली शेरली की सारी दौलत असली मालिक को सौंप दी गई और गुलाम नसीबा को जेल में डाल दिया गया। कहानी 3। एक ब्राह्मण दिल्ली की सैर करने गया था। वह दिल्ली में किसी को पहचानता नहीं था। एक व्यापारी ने दया करके उसे अपने घर मेहमान बना लिया। उसने ब्राह्मण को भोजन कराया और रात में सोने के लिए एक कमरा दे दिया। उस समय दिल्ली में चोरों का बहुत आतंक था। सिपाही रात भर घूम कर शहर में पहरा देते थे। इन पहरेदारों में एक सिपाही स्वयं चोर था। शहर में घूमते फिरते वह छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था। वह चोर सिपाही रात में उस व्यापारी के घर में आ गया जहां ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने उसी कमरे में सेंधा लगाई जहां ब्राह्मण सो रहा था। उस कमरे में मकान मालिक का एक संदूक रखा था। सिपाही ने उसे उठाया और लेकर चलने लगा। आहट सुनकर ब्राह्मण जाग गया। उसने संदूक को लेकर भागते सिपाही को पकड़ लिया। सिपाही ने ब्राह्मण को लालच दिया, तू मुझे छोड़ दे। इस संदूक में से जो कुछ निकलेगा मैं उसका आधा भाग तुझे दे दूंगा। ब्राह्मण ने सिपाही की बात को नहीं माना। उसने मकान मालिक को जगाने के लिए शोर मचाना चाहा, किंतु सिपाही ने उसका मुंह पकड़ लिया और स्वयं शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर व्यापारी जाग उठा। सिपाही ने कहा, यह व्यक्ति तुम्हारा संदूक लेकर भाग रहा था। मैंने इसे पकड़ लिया है। सिपाही ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए मामला राज दरबार में पहुंचा। व्यापारी, ब्राह्मण और सिपाही को बीरबल के सामने हाजिर किया गया। बीरबल ने सबसे पहले अपने एक विश्वासपात्र व्यक्ति को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसके कान में कुछ कहा और उसे बाहर भेज दिया। इसके बाद उन्होंने सिपाही और ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और दोनों से पूछताछ करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल द्वारा भेजा गया आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने बीरबल से कहा, हुजूर, मैं और मेरा बेटा महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए थे। मंदिर से बाहर निकलते समय मेरा बेटा बेहोश हो गया और वहीं गिर गया। उसे वहां से उठाकर हकीम के पास ले जाना है। क्या आप इसके लिए मुझे 2 आदमी देंगे? बीरबल ने कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मुझे तुमसे जरूरी काम है। इस सिपाही और ब्राह्मण को मंदिर भेज रहा हूं। ये तुम्हारे बेटे को मंदिर से उठाकर यहां ले आएंगे। ब्राह्मण और सिपाही मंदिर में पहुंचे। उन्होंने वहां बेहोश पड़े लड़के को उठा लिया। रास्ते में ब्राह्मण ने सिपाही से कहा, तुमने ही उस व्यापारी के घर में सेंध लगाई थी। तुम ही संदूक लेकर भाग रहे थे। मैंने तुम्हें चोरी करने से रोका था। तुमने झूठ बोलकर मुझे चोरी के अपराध में क्यों फंसा दिया था? सिपाही बोला, मैंने चोरी के माल में से आधा भाग तुम्हें देने के लिए कहा था, फिर भी तुम नहीं माने। अब इसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। ब्राह्मण और सिपाही दोनों दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सिपाही और ब्राह्मण को सच-सच बताने का आदेश दिया। दोनों चोरी का अपराध एक दूसरे पर लगाते रहे। बीरबल ने कहा, यदि तुम दोनों इसी तरह बोलते रहे तो मैं चोर को कैसे खोज पाऊंगा? बीरबल का प्रश्न सुनकर बेहोश पड़ा लड़का उठ खड़ा हुआ। उसने बीरबल से कहा, श्रीमान, यह सिपाही ही असली चोर है। इसने ब्राह्मण को चोरी के अपराध में झूठा फंसा दिया है। इसके बाद उसने सिपाही और ब्राह्मण के बीच हुई बातचीत को सुना दिया।
बीरबल ने ब्राह्मण को आदरपूर्वक छोड़ दिया और सिपाही को जेल भेज दिया गया। कहानी 4। एक दरबारी ने अपने पुत्र को अकबर के दरबार में खजांची नियुक्त करने की योजना बनाई। उसने दरबार में इसके लिए कार्य शुरू कर दिया, लेकिन वह जानता था कि बीरबल ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि उसका पुत्र भरोसे लायक नहीं था। एक दिन बीरबल को दरबार में आने में देर हो गई। उसने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या आपको नहीं लगता बीरबल दरबार को अहमियत नहीं देते? उन्हें उनका स्थान दिखाने की जरूरत है। अकबर, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? दरबारी, मैं आपको सलाह देता है कि आप उसकी सारी बातों को मना करना शुरू कर दो। अकबर, ठीक है। जब बीरबल दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, आज तुम्हें देरी क्यों हो गई? बीरबल, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी जहांपनाह, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें माफी नहीं दूंगा। बीरबल, क्या हम राज्य की बातों पर विचार विमर्श करें? अकबर, नहीं, हम नहीं करते। बीरबल, तो फिर शायद आप मुझे घर जाने की इजाजत दे दें। अकबर, नहीं, तुम घर नहीं जा सकते। बीरबल समझ गए कुछ तो बात है, और दरबारी के हाव भाव देखकर वह समझ गए इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बीरबल बोले, मेरी एक आखिरी प्रार्थना है कि आप दरबारी के पुत्र को खजांची नियुक्त कर दें। नहीं, मैं उसे खजांची नहीं बनाऊंगा। यह सुनकर दरबारी को मुंह की खानी पड़ी। शिक्षा, लोगों की नकारात्मक सोच को सकारात्मक परिणाम में बदलना सीखो। कहानी 5। एक बार दरबार में बैठे बैठे बादशाह अकबर के मन में एक सवाल उठा कि सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है। बिना देर किए उन्होंने तुरंत अपने दरबारियों से पूछा, बताओ, सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है? सभी मंत्री और दरबारी अपने अपने मत व्यक्त करने लगे। किसी ने कहा भाला, किसी ने कहा तलवार तो किसी ने कहा तीर कमान। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कहा, महाराज, मेरा मानना है कि मुसीबत के समय जो कुछ भी हाथ में होता है वही सबसे बड़ा हथियार होता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर सभी दरबारी उस पर हंसने लगे। बीरबल के इस जवाब से अकबर भी संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। बीरबल उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे अपने उत्तर को सिद्ध करके अवश्य दिखाएंगे। बादशाह अकबर अपने कुछ मंत्रियों और बीरबल के साथ अक्सर प्रजा का हाल जानने के लिए भेष बदलकर नगर में भ्रमण किया करते थे। एक दिन इसी प्रकार भ्रमण करते हुए महाराज अकबर एवं मंत्री पैदल एक संकरी गली से जा रहे थे कि सामने से एक मतवाला हाथी उस गली में आता हुआ दिखाई दिया। यह देख सभी डर गए और अपने अपने हथियार निकाल लिए, लेकिन मतवाले हाथी के आगे किसी की नहीं चली। वह तो अपनी धुन में आगे ही बढ़ता चला आ रहा था। उन्हें अपने आप को बचाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था और गली इतनी संकरी थी कि वहां से भागे तो भी बच पाना नामुमकिन था। बीरबल की नज़र उस गली के एक किनारे बैठे एक छोटे से पिल्ले पर पड़ी। बीरबल ने बिना देर किए उस पिल्ले को उठाकर हाथी की ओर फेंक दिया। पिल्ला हाथी की सूंड पर लटक गया। ऐसे में पिल्ले ने हाथी की सूंड को कसकर पकड़ लिया। हाथी ने घबराकर पिल्ले को झटकना शुरू कर दिया। जब हाथी ने सूंड को झटका तो पिल्ला सूंड से फिसलने लगा और खुद को गिरने से बचाने के लिए उसने अपने पंजे और दांत हाथी की सूंड पर गड़ा दिए। हाथी कराहते हुए पिल्ले से छुटकारा पाने की कोशिश करता रहा और अपनी सूंड हिलाता हुआ गली से बाहर भागने लगा। हाथी को दौड़ता देख राजा के जान में जान आ गई। बादशाह ने जैसे ही बीरबल की तरफ देखा तो पाया कि वह मुस्कुरा रहे हैं। अकबर ने बीरबल से उनकी मुस्कान का कारण पूछा तो बीरबल ने कहा, महाराज, यदि यह छोटा सा पिल्ला हथियार के रूप में हमारे काम नहीं आता तो निश्चित रूप से यह हाथी हमारी जान ले लेता। अब तो आपको विश्वास हो गया है ना महाराज कि संकट के समय जो शस्त्र काम आता है वही सबसे बड़ा शस्त्र होता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। सभी मंत्रियों ने एक बार फिर बीरबल का लोहा मान लिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मुसीबत के समय खुद को बचाने के लिए किया गया कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। जिस काम से समस्या से बचा जा सके वही सबसे बड़ा हथियार है। कहानी 6। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में आराम से बैठे थे, तभी बादशाह अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची।
बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, तुम जाओ और 4 ऐसे लोगों को ढूंढो जो इस राज्य के सबसे बड़े मूर्ख हैं। बीरबल ने कहा, जी हुजूर। इसके बाद बीरबल बादशाह अकबर के दरबार से निकल जाता है और 1 महीने के बाद बीरबल दरबार में 2 लोगों के साथ बादशाह अकबर के दरबार में वापस आते हैं। बादशाह अकबर गुस्से से बीरबल की तरफ देखते हैं। राजा ने कहा, मैंने तुम्हें 4 मूर्ख व्यक्तियों की खोज में भेजा था, लेकिन तुम केवल 2 व्यक्तियों के साथ आए। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप सब्र कीजिए, मैं 4 मूर्खों को लेकर आया हूं। बीरबल ने कहा, यह व्यक्ति पहला सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि जब मैंने उसे बैलगाड़ी पर जाते देखा था उस वक्त यह शख्स अपना सामान अपने सिर पर उठाए चल रहा था। इस व्यक्ति से पूछने पर उसने कहा कि मैं बैलगाड़ी पर बहुत अधिक भार नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं अपना सामान सिर पर ढो रहा हूं। बीरबल ने कहा, यह उत्तर सिद्ध करता है कि यह सबसे बड़ा मूर्ख है। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह दूसरा व्यक्ति अपने घर की छत पर भैंस चढ़ाकर उसे घास चरा रहा था। जब इस व्यक्ति से पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरी छत पर घास उगती है, जिसे मैं अपनी भैंस को छत पर ले जाकर खिलाता हूं। बीरबल ने कहा, यह आदमी अपनी छत पर उगी घास को काटकर नीचे लाकर भैंस को खिला सकता था, लेकिन वह अपनी भैंस को ही छत पर ले जाता है। इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, हमारे राज्य में कई महत्वपूर्ण कार्य हैं और मुझे भी कई महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, लेकिन फिर भी मैंने मूर्खों की तलाश में 1 महीना बर्बाद कर दिया, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? यह सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, तो वह तीसरा मूर्ख तुम हो। तो चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, पूरे राज्य की जिम्मेदारी आप पर है और राज्य का काम दिमाग वाले को दिया जाता है, फिर भी आपने मुझे मूर्ख की तलाश में भेजा, तो वह चौथा मूर्ख आप हो गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना समय फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय बहुत कीमती है। कहानी 7। बहुत समय पहले की बात है, बादशाह अकबर के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया था। बादशाह अकबर अपने शहजादे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उनके दिमाग में यह विचार आया कि शहजादे को दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा घोषित किया जाए। बादशाह अकबर ने दरबार लगाया और सभी मंत्रियों को दरबार में बुलाया। बादशाह अकबर शहजादे को लेकर दरबार में पहुंचे। राजकुमार उनकी गोद में खेल रहा था, जिसे देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग राजकुमार की ओर देख रहे थे और कह रहे थे, शहजादे दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा है। यह सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, आज से शहजादे को दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा घोषित कर दिया जाए। बादशाह अकबर की बात को बीरबल के अलावा सभी मानते हैं। बादशाह अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम चुप क्यों हो? इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल कहते हैं, गुस्ताखी माफ हो जहांपना। शहजादा एक खूबसूरत बच्चा है, लेकिन मुझे लगता है कि शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा नहीं है। अकबर कहते हैं, आपके कहने का मतलब है कि शहजादा सुंदर नहीं है। कैसे? बीरबल कहते हैं, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि शहजादा सुंदर नहीं है, लेकिन दुनिया में और अधिक सुंदर बच्चे होंगे। अकबर कहते हैं, बीरबल, अगर ऐसा है तो आप उस बच्चे को हमारे सामने लाइए जो दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है, हम भी उसे देखना चाहते हैं। बीरबल कहते हैं, मुझे कुछ दिनों का समय दें, मैं उसे ढूंढकर आपके सामने लाऊंगा। कुछ दिनों के बाद बच्चे की तलाश पूरी करने के बाद बीरबल दरबार में आते हैं। बीरबल को दरबार में अकेला आते देखकर अकबर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम अकेले क्यों आए हो? इसका क्या मतलब है? क्या आपको शहजादे से ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं मिला? बीरबल कहते हैं, जहांपना, मुझे सबसे सुंदर बच्चा मिल गया है। अकबर कहते हैं, अगर बच्चा मिल गया है तो आप उसे दरबार में क्यों नहीं लाए? बीरबल कहते हैं, महाराज, मैं उसे दरबार में नहीं ला सकता, लेकिन मैं आपको उसके पास जरूर ले जा सकता हूँ, लेकिन हमें वेश बदल कर जाना होगा।
अकबर कहते हैं, ठीक है, तो कल सुबह हम भेष बदलकर उस बच्चे को देखने चलेंगे। अगली सुबह बीरबल और बादशाह अकबर बच्चे को देखने के लिए वेश बदलकर निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद बीरबल बादशाह अकबर को एक ऐसे गांव में ले जाता है जहां वह बच्चा था। बीरबल सम्राट अकबर के साथ गांव के पास एक झोपड़ी में पहुंचते हैं, जहां एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेल रहा होता है। बीरबल कहते हैं, जहांपना, यह वही सुंदर सा बच्चा है। अकबर कहते हैं, बीरबल, तुम्हें मेरे शहजादे की तुलना एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चे से करने का साहस कैसे किया और कैसे तुमने इस बच्चे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा बताया है। बादशाह अकबर ये सारी बातें बीरबल को इतनी जोर से सुना रहे थे कि बच्चा आवाज सुनकर जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर उसकी माँ बच्चे के पास आती है और गुस्से में कहती है, तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कहने की हिम्मत कैसे की, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। यदि तुम फिर से यहाँ दिखाई दिए तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। उसके बाद माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है और बच्चे से प्यार करने लगती है और कहती है, मेरे राजा बेटा, मेरा बच्चा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, मेरा बेटा सबसे प्यारा और सबसे सुंदर है। बीरबल कहते हैं, महाराज, अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अकबर कहते हैं, बीरबल, मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है। बीरबल कहते हैं, महाराज, हर बच्चा अपने माता पिता के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा होता है। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि आप राजकुमार को अच्छी तालीम दें और उसे चापलूसी से दूर रखें। अकबर कहते हैं, बीरबल, तुम वास्तव में मेरे सच्चे मित्र और शुभचिंतक हो, तुम वफादार हो। तुमने मुझसे बिना डरे सच कहा और मेरी आंखें खोल दीं। तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम वफादार हो और हमारा और राज्य का भला चाहते हो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चापलूसी से बचना चाहिए और सच बोलने वालों पर भरोसा करना चाहिए। कौन चापलूसी कर रहा है और कौन परोपकारी है, यह समझ लें। इसके अलावा कभी भी अपने पद या किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। कहानी 8। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार महाराज अकबर ने अपने सभी सभा सदस्यों से एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछा। सवाल कुछ इस तरह से था कि हमारे पूरे नगर में कुल कितने कौए हैं? यह सवाल सुनते ही उस सभा में बैठे सभी मंत्री परेशान हो गए, क्योंकि यह कैसे पता किया जा सकता है कि नगर में कुल कितने कौए हैं। उसी सभा में बीरबल भी बैठे हुए थे और यह सवाल सुनकर वो हंस रहे थे। उनकी हंसी देख महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? क्या तुम्हें इस सवाल का जवाब पता है? तो बीरबल ने कहा, जी महाराज, आप मुझे एक दिन का समय दे दीजिए, मैं आपको यह गिनकर बता दूंगा कि हमारे नगर में कुल कितने कौए हैं। यह सुनते ही उस सभा में बैठे सभी मंत्री हैरान हो गए कि बीरबल कैसे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेगा। फिर जब अगले दिन बीरबल सभा में आया तो उसने महाराज अकबर को उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा, महाराज, मैंने सभी कौए को गिन लिया है। हमारे नगर में कुल 35,675 कौए हैं। यह सुनते ही महाराज अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इतने स्पष्ट से कैसे कह सकते हो? फिर बीरबल ने कहा कि वे महाराज, आप चाहे तो अपने सैनिकों को नगर में कौए को गिनने के लिए भेज सकते हैं। अगर कौए ज्यादा हुए तो दूसरे शहर के कौए यहाँ अपने रिश्तेदारों को मिलने आए होंगे। अगर कौए कम हुए तो हमारे नगर के कौए दूसरे शहर अपने रिश्तेदारों के पास गए होंगे। यह जवाब सुनते ही अकबर को बहुत संतोष मिला और उन्होंने खुशी में बीरबल को काफी सारा सोना उपहार के रूप में दे दिया। अगर बुद्धि का सही इस्तेमाल किया जाए तो हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कहानी 9। अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। नगर कोतवाल 2 लड़ते झगड़ते व्यक्तियों को पकड़ कर लाया। उनका मुकदमा पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे थे? मैं काशी हूँ, उनमें से एक बोला, जो तेल बेचने का कार्य करता था। जाति से तेली था। बोला, मेरा नाम काशी साहू है। और तुम? बादशाह ने दूसरे की ओर देखा। मैं रमजान हूँ, पेशे से कसाई मांस बेचने का धंधा करता हूँ। बादशाह ने उनका मुकदमा सुनना आरंभ किया। काशी साहू बोला, महाराज,
मैं अपनी दुकान पर बैठा हिसाब लिख रहा था, इतने में इस कसाई ने आकर मुझसे तेल मांगा। मैंने अपना काम छोड़कर तेल दे दिया और अपना हिसाब देखने लगा। अचानक मैंने पाया कि मेरे पैसों की थैली नहीं है। जबकि मैं इसे तेल देने उठा था तो थैली सामने ही रख कर गया था। मैं समझ गया कि थैली इसी ने उठा ली है। मैं दौड़ा हुआ इसकी दुकान पर गया तो इसके हाथ में थैली देखी। मेरे मांगने पर इसने इनकार किया और कहा कि यह तो इसी की है। मैंने इससे छीन ली तो यह मुझसे लड़ने लगा। अब आप ही इंसाफ करें और इसे दंड देकर मेरी थैली मुझे दिलवाए। काशी साहू के बयान के बाद बादशाह ने रमजान कसाई को अपनी बात कहने का अवसर दिया। हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ बिक्री के पैसे गिन रहा था कि इतने में ही यह तेली मेरे पास आया। मेरी थैली छीन ली। हमारे में छीनाच पटी हुई। कोतवाल साहब पकड़ कर ले आए। मैंने जो कहा सच कहा। सरकार, हमारा इंसाफ कीजिए। बादशाह संशय में पड़ गए। उन्होंने समस्त दरबारियों की ओर देखा। किसी की कुछ समझ में न आया कि फैसला किसके पक्ष में दें। तब बीरबल ने अपनी जगह से उठकर कहा, अगर हुक्म हो आलमपनाह तो मैं फैसला कर दूंगा। क्यों नहीं, जरूर, बादशाह खुश होकर बोले। तब बीरबल ने दोनों को कुछ देर के लिए दरबार से बाहर जाने को कोतवाल काशी और रमजान को लेकर दरबार से बाहर निकल कहा गया। बीरबल ने एक पात्र में पानी मंगवाया, उस थैली के सिक्के पानी में डलवाए और बादशाह का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, जहांपनाह, आप गौर करें, पानी में तेल का कोई अंश नजर नहीं आता। फिर पानी को सूंघकर बोले, अलबत्ता कुछ दुर्गंध मांस की आती है, अतः निश्चय हो जाता है कि ये थैली कसाई की है। फिर काशी और रमजान को बुलाकर में पड़े सिक्के दिखाकर अपना फैसला सुनाया। सिक्के रमजान कसाई के हैं। सप्रमाण उनके सामने पाने, यह थैली और थैली में रखे। अकाट्य सबूत सामने पाकर काशी साहू का सर झुक गया। बादशाह ने रमजान कसाई को थैली देकर विदा किया, काशी साहू को दंड और बीरबल को पुरस्कार दिया। कहानी 10। एक दिन अकबर के हमराह बीरबल नगर भ्रमण को निकले। अकबर बादशाह इस बात को जानते थे कि आम का फल बीरबल को बहुत प्रिय है। उन्होंने एक जगह आम के छिलकों और गुठली का ढेर देखा। साथ ही यह भी देखा कि एक गधा चरता चरता उन छिलकों और गुठली के पास से गुजरा, उन्हें सूंघा, खाए बगैर आगे बढ़ गया। बादशाह को परिहास सूझा। बादशाह बोले, देखो बीरबल, गधे आम नहीं खाते। सच कहा सरकार, गधे ही आम नहीं खाते। तुर्की जवाब सुनकर बादशाह झेंप उठे। कहानी 11। अकबर बादशाह के शिकार के बढ़ते शौक को लेकर प्रजा पर घोर विपत्ति छाने लगी थी। कारण उन्होंने कई गांवों को खाली कराकर उन्हें जंगल में परिवर्तित कर दिया था, ताकि निकट से निकट इलाके में शिकार खेलने की सुविधा रहे। बस्तियां उजाड़े जाने पर लोग बहुत दुखी हो रहे थे, पर राजाज्ञा का विरोध कौन करता। ग्रामीण इकट्ठे होकर बीरबल के पास आए और विनती की कि उन्हें उजड़ने से बचाया जाए। बीरबल ने उन्हें धीरज बंधाया और वायदा किया कि वे जल्द ही कोई तरकीब निकालकर न केवल आगे के गांवों को उजड़ने से बचाएंगे, बल्कि जो गांव खाली कराकर जंगल बना दिए हैं उन्हें भी बसाएंगे। ऐसे ही एक अवसर पर बादशाह लावलशकर सहित शिकार के लिए पहुंचे और डेरा डाल दिया। अचानक बादशाह की नजर 2 उल्लुओं के झुंड पर पड़ी। उल्लू पेड़ों की अपनी खोह से बाहर निकलते आपस में लड़ते और फिर खोह में समा जाते। कुछ देर बाद फिर ताज़ा दम होकर आते और युद्ध करने लगते। बादशाह बहुत देर से वह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने बीरबल का ध्यान आकृष्ट करके कहा, बीरबल जी, आप बुद्धिमान, ज्ञानी और पशु पक्षियों तक की भाषा जानने वाले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये उल्लू क्यों लड़ रहे हैं? बीरबल ने दोनों उल्लुओं के झुंड और उनकी लड़ाई पर इस तरह ध्यान दिया जैसे सचमुच उनकी युद्ध की भाषा समझने का प्रयास कर रहे हों। फिर बादशाह की ओर घूमकर गंभीर होकर बोले, प्रजापालक, वे जो कह रहे हैं, जिस बात पर झगड़ रहे हैं, वह काफी कड़वी बात है। बताते हुए झिझक हो रही है। बीरबल को अवसर मिल गया था कि वे ग्रामीणों को दिए हुए वचन को निभाएं। बादशाह ने अधिक उत्सुक होते हुए पूछा, वे कुछ भी कह रहे हों, मुझे बताओ, बात कितनी भी कड़वी हो, मैं सुनना चाहता हूँ। बंदा परवर मामला यूं है कि उनमें एक वर पक्ष का झुंड है, दूसरा वधू पक्ष का।
एक ने अपनी बेटी की शादी दूसरे के बेटे से की है। बेटे पक्ष वाला कह रहा है कि तुमने बेटी की शादी के समय 50 जंगल दहेज में देने का वायदा किया था, केवल 30 ही देकर हाथ झाड़ बैठे। जल्दी से जल्दी उसके लिए 20 जंगलों का और प्रबंध करो, अन्यथा उसकी बेटी को वे छोड़ देंगे। बेटी पक्ष वाला बेटे वालों की इस धमकी का प्रतिरोध करता हुआ झगड़ रहा है और कह रहा है, कुछ दिन की मोहलत दो अपने बादशाह सलामत जल्द ही 20 गांवों को उजाड़कर उन्हें जंगल बना देंगे, तब उन्हें भी वह दहेज में दे देगा। बीरबल ने हवाई तीर छोड़ा था पर बात लगती हुई थी। आता अकबर बादशाह गंभीर हुए, फिर हंसे और बोले, वाह बीरबल, कमाल है, किस खूबसूरती के साथ तुमने प्रजा की तकलीफों का ध्यान कराकर मेरे शौक पर पाबंदी लगाने की सोच ली। मैं वायदा करता हूँ कि अपने शिकार के शौक के लिए अब और बस्तियों को उजाड़कर जंगल में परिवर्तित न कराऊंगा, बल्कि जो बस्तियां उजाड़ दी गई हैं उन्हें फिर से बसाने का आदेश दूंगा। आपका इकबाल बुलंद रहे शहनशाह आलम, आपने मुझ नाचीज की राय को अमल करने के लायक तो समझा, बीरबल ने कहा। कहानी 11। शहनशाह अकबर को अपने दरबार में चहल पहल और मजाक बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि सच्ची मित्रता किसे कहते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपना, सच्ची मित्रता को परखने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया जा सकता है। अकबर को ये बात मंजूर हुई। उन्होंने बीरबल को प्रयोग करने की अनुमति दे दी। बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शहनशाह अकबर को 1000 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। जो भी उन्हें उधार देगा उसे 2 गुना लौटाया जाएगा। यह सुनकर राज्य भर के लोग दरबार में स्वर्ण मुद्राएं लेकर पहुंचने लगे। हर कोई सम्राट को उधार देकर 2 गुना मुनाफा कमाने का लालच कर रहा था, लेकिन बीरबल ने किसी को भी स्वीकृति नहीं दी। आखिरकार बीरबल का एक गरीब मित्र दरबार में आया। उसके पास सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्राएं थीं। उसने बीरबल को बताया कि वह सम्राट को उधार देना चाहता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, सम्राट को 1000 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है, तुम्हारे पास तो सिर्फ 10 हैं। गरीब मित्र ने जवाब दिया, बीरबल, मित्रता स्वार्थ के लिए नहीं होती, जरूरत के समय थोड़ा देना भी बहुत होता है। बीरबल उस गरीब मित्र की सच्ची मित्रता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अकबर को सारी बात बताई। अकबर को भी गरीब मित्र की ईमानदारी और निस्वार्थ भाव पसंद आया। उन्होंने उस गरीब मित्र को सम्मानित किया और उसे राज्य का सबसे सच्चा मित्र घोषित किया। साथ ही उन्होंने उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दीं। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ पर नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव और जरूरत के समय साथ देने पर टिकी होती है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। कहानी 12। शहनशाह अकबर को अपने राज्य में सच्चाई का बहुत महत्व था। एक दिन दरबार में एक किसान आया और रोते हुए बोला, जहांपना, किसी ने मेरी गाय चुरा ली है। अब मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि चोर को ढूंढा जाए। बीरबल ने सोचा और एक तरकीब निकाली। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी खोई हुई गाय वापस लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। घोषणा सुनकर असली चोर घबरा गया। वह सोचने लगा कि कहीं कोई उसे देख न ले। वह बीरबल के पास गया और बोला, मैं गाय वापस ला सकता हूँ, लेकिन मुझे इनाम का आधा चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले गाय को वापस लाओ। चोर खुशी खुशी जाकर किसान की गाय वापस ले आया। बीरबल ने चोर को पकड़ लिया और दरबार के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपना, असली चोर यही है। इसने मुझे पहले ही गाय वापस लाने का सौदा किया था। चोर सफाई देने लगा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानने वाला था। अकबर ने चोर को कड़ी सजा दी और किसान को उसकी गाय वापस लौटा दी। साथ ही उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच बोलने का हमेशा फल मिलता है। झूठ बोलकर या चोरी करके मिली खुशी क्षणिक होती है, लेकिन सच बोलकर आप न सिर्फ सम्मान पाते हैं बल्कि मुसीबतों से भी बच सकते हैं। कहानी 13। एक दिन दरबार में अकबर उदास बैठे थे।
बीरबल ने उन्हें परेशान देखकर पूछा, जहांपनाह, आपको क्या हुआ? अकबर ने कहा, बीरबल, कल रात मुझे एक अजीब सपना आया। सपने में मैंने देखा कि एक आदमी मेरे महल में घुसा और मुझे गाली देने लगा। मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। बीरबल ने सोचकर कहा, जहांपनाह, ये कोई बुरा सपना नहीं है। दरअसल, ये आने वाले समय की चेतावनी हो सकती है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, कल रात के मेहमान की खातिरदारी करवाएं। महल के हर कोने में स्वादिष्ट भोजन और आराम करने की जगह तैयार करवाएं। अकबर को बीरबल की बात समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने फिर भी वैसा ही करने का आदेश दिया। अगली रात महल के पहरेदारों ने शोर सुना। उन्होंने देखा कि एक आदमी महल में घुसने की कोशिश कर रहा है। पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और अकबर के सामने ले आए। वह आदमी कोई चोर नहीं, बल्कि एक दरबारी कवि था। वह रात को शराब के नशे में महल में घुस आया था। अकबर उसे सजा देने वाले थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक लिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये वही आदमी है जो आपके सपने में आया था। कल रात के मेहमान की तरह उसे खाना दीजिए और सुबह माफी मांगने के लिए कहिए। अकबर ने बीरबल की बात मानी। कवि को खाना खिलाया गया और सुबह माफी मांगने को कहा गया। कवि ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और अकबर से माफी मांगी। अकबर को बीरबल की सूझबूझ पर गर्व हुआ। उन्होंने कवि को माफ कर दिया और उसे शराब न पीने की नसीहत दी। इस कहानी से सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में बुद्धि से काम लेना चाहिए। गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और गलती करने वालों को सुधरने का मौका देना चाहिए। कहानी 14। एक बार बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी था जो बहुत धनवान था। उसने अपने घर में काम करने के लिए 10 नौकर रखे थे। एक दिन वह व्यापारी किसी काम से दूसरे राज्य चला जाता है और अपने घर की सारी जिम्मेदारी उन 10 नौकरों पर छोड़ देता है। जब व्यापारी अपने घर आता है तो देखता है कि व्यापारी की तिजोरी खाली है और घर से कई कीमती सामान भी गायब है। व्यापारी ने नौकरों से पूछा, जब घर में चोरी हो रही थी तब तुम कहाँ थे? सभी नौकर कहते हैं कि हम सो रहे थे। व्यापारी को शक होता है कि इन नौकरों में से ही किसी ने उसके घर का सामान चुराया है। व्यापारी अपनी समस्या को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में जाता है और अपनी सारी समस्या बादशाह अकबर को सुनाता है। बादशाह अकबर जानते हैं कि इस समस्या का समाधान केवल बीरबल के पास है। बादशाह अकबर बीरबल से कहते हैं, बीरबल, तुम इस व्यापारी की समस्या का समाधान ढूंढो और इसे न्याय दिलाओ। बीरबल बादशाह का आदेश स्वीकार करते हैं और दरबार के सिपाही को सभी 10 नौकरों को जेल में बंद करने का आदेश देते हैं। सिपाही तुरंत सभी नौकरों को जेल में बंद कर देते हैं। फिर बीरबल सभी से बारी बारी चोरी के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई भी चोरी करने का अपराध स्वीकार नहीं करता है। बीरबल फिर कुछ सोच विचार करते हैं और अगले दिन बीरबल सुबह सुबह सभी 10 नौकरों से मिलने जाते हैं और सभी को एक एक लकड़ी देते हैं। लकड़ी देते समय बीरबल नौकर से कहते हैं, यह कोई साधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। यह एक जादुई लकड़ी है। तुम में से जो कोई चोर होगा, उसकी लकड़ी रातों रात 2 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन सुबह 10 नौकरों को लकड़ी लेकर राजा के दरबार में बुलाया जाता है, तो उसमें से 2 नौकरों की लकड़ी 2 इंच छोटी होती है। यह देख बीरबल को तुरंत पता चल जाता कि ये दोनों ही चोर हैं। बीरबल के इस जवाब से व्यापारी और राज्य के सभी दरबारी हैरान रह जाते हैं। बादशाह अकबर बीरबल से सवाल करते हैं कि तुमने चोर को कैसे पकड़ा? तुमने कैसे सुनिश्चित किया कि ये दोनों ही चोर हैं? बीरबल बताते हैं, कल सुबह मैंने सभी नौकरों को एक एक लकड़ी दी थी और कहा था कि जो भी असली चोर होगा, उसकी लकड़ी रातों रात 2 इंच लंबी हो जाएगी। इसलिए इन 2 चोरों ने अपनी अपनी लकड़ी खुद से ही 2 इंच छोटी कर दी, ताकि लकड़ी अगर 2 इंच बड़ी भी हो जाए तो ये पकड़े न जा सके। बस इनकी इसी गलती से मैंने इन्हें पकड़ लिया कि ये दोनों ही असली चोर हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर दरबार के सभी दरबारी और व्यापारी बीरबल की खूब तारीफ करते हैं।
इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी गलत काम कितनी भी सफाई से क्यों न किया जाए, पकड़ा ही जाता है। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और गलत काम नहीं करना चाहिए।